नमस्ते मेरे भाई। अच्छा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि और इम्प्रूवमेंट कर सकूं, है ना? ठीक, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल। शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। लास्ट टाइम हम हेल्थ से रिलेटेड 3 मार्कर पे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे थे। नमस्ते मेरे भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ, तो अपन हेल्थ से रिलेटेड 3 मार्कर की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। दूसरा दिन है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कंटिन्यू अपन अपने सेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो रेगुलर क्लास में अपडेट रहेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट मैंने नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में कोई दिक्कत होगी नहीं, आप ध्यान से समझेंगे। दरअसल में एक टेक्निक है जिसका नाम है एमनियोसेंटेंसिस विधि। इसको हिंदी में कहते हैं उल्व वेधन तकनीक। दरअसल में होता क्या है, तो मैं ये कह रहा था कि जब आपका बर्थ जो हुआ है वो 42 वीक्स में हुआ है, लेकिन जब आप अपनी मां के गर्भ में हैं 15 टू 18 वीक्स के टाइम के बीच में, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, 42 वीक में आपका बर्थ हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी मां के अंदर होते हैं 15 टू 18 वीक में, उस दौरान आपके मां के गर्भ में एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उसी फ्लूइड में आपके शरीर की बहुत सारे अंग बन रहे होते हैं जिनकी कोशिकाएं होती हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि दरअसल में उसी एमनियोटिक फ्लूइड को जो आपके मदर के अंदर है, उसको विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेबल की सहायता से निकालकर सेल में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, आपको टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए असल में की जाती थी एमनियोसेंटेंसिस मेथड। परंतु डॉक्टरों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। कैसे? दरअसल में आपको भी पता है कि चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, दरअसल में गुणसूत्रों का नंबर हम में 23 होता है। तो जब एमनियोसेंटेंसिस मेथड में सेल को निकाला जाता है, तो डायरेक्ट यदि डॉक्टर 23वें पेयर को देख ले, तो 23वें पेयर में यदि गर्भ में लड़की होगी तो होगा XX, यदि लड़का होगा तो होगा XY। तो यदि सेल में उपस्थित 23वें पेयर का अंतिम क्रोमोसोम का नंबर यदि डॉक्टर को पता चल जाए, तो डॉक्टर तत्काल बता देता था कि गर्भ में पलने वाली संतान लड़का है कि लड़की है। और आपको भी पता है कि लड़की होती थी तो उसको मार दिया जाता था। तो यही वो टेक्निक है जिसको कहते हैं उल्व वेधन या एमनियोसेंटेंसिस मेथड, जिसके द्वारा गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता था। जबकि वेस्टर्न कल्चर में ये टेक्नोलॉजी जो है एमनियोसेंटेंसिस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करने के लिए यूज की जाती थी। लेकिन हिंदुस्तान जैसे एरिया में 23rd पेयर की डायग्नोस करके लड़की या लड़का इस तरह के लिंग का निर्धारण करके इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया गया। तो अब अगर इस तरह की टेक्निक यदि किसी जगह होती है, तो फिर इस एक्ट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं गर्भ निर्धारण पूर्व प्रसव निदान अधिनियम, इस तरह से लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम इसको बोलते हैं, 1994 से इसको बैन कर दिया गया है। मतलब सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक की मदद से आप अब नहीं कर सकते हैं, पहले कर सकते थे। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बिल्कुल सिलेक्टिव ये लिखना है कि लड़कियों का नंबर लगातार कम होता जा रहा था, इसी वजह से हिंदुस्तान में इस टेक्निक को बैन कर दिया गया, एक कानून बना दिया गया जो 1994 से कंटिन्यू वर्क कर रहा है। क्लियर है ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना इसको। अब यदि मैं आपसे पूछूं, एमपीपीएससी पिछले 2-3 साल से रेगुलर शुरुआत जब उसने करी तो कैंसर पे क्वेश्चन बनाए, देन उसके बाद उसने एड्स पे क्वेश्चन बनाए, फिर उसके बाद उसने डायबिटीज पे क्वेश्चन बनाए। तो अभी भी उसके पास में ये 3 डिसीज बड़ी फैमिलियर हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अब क्योंकि कोरोना की समस्या है, तो आप एक चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ कि आपको एक 5 मार्कर या 11 मार्कर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कोरोना से रिलेटेड आपको चीजें बताई जाएंगी या कोरोना से रिलेटेड चीजों को आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो मैं 11 मार्कर के 2-3 क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं सब समझाऊंगा। कोरोना कहां
कहाँ से शुरू हुआ, पहला लॉकडाउन कहाँ, पहला दिक्कत कहाँ आई, कौन कौन सी चीज बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कैसे कैसे प्रभावित किया, मैं सब आपको बताऊंगा लेकिन लास्ट में। तो अब कभी भी अगर आप किसी भी डिसीज को पढ़ें तो कोरोना को ज्यादा फैमिलियर तरीके से पढ़ें। हालांकि यहाँ अभी मैं कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एक डिसीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायबिटीज मेलिटस जिसको सामान्य गांव की भाषा में मधुमेह कहते हैं, और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यदि आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी प्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डायबिटीज जो इंसिपिडस होती है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसको एडीएच हार्मोन कहते हैं उसकी कमी से होती है। लेकिन डायबिटीज या जिसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं वो ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस हो जाए, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यदि बढ़ जाए, और ग्लूकोज की मात्रा इसलिए ब्लड में इंक्रीज हुई है क्योंकि एक हार्मोन है जिसका नाम आप सामने देख रहे हैं, इसकी कमी हो जाती है। तो दरअसल में जिस चीज की कमी हो जाती है डायबिटीज मेलिटस के केस में, वो हार्मोन जो है इंसुलिन है। उसकी खोज 1923 में दो साइंटिस्टों ने की है जिनका नाम है बेंटिंग और बेस्ट। यदि आप ऐसा पढ़ते हैं तो आप 66% राइट हैं। दरअसल में इंसुलिन हार्मोन की खोज 3 साइंटिस्टों ने की है, बेंटिंग, बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैक्लिओड। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है द नेम इज पैंक्रियास, तो पैंक्रियास जो होता है, याद रखेंगे पैंक्रियास एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है। उसी पैंक्रियास में 3 सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो जो बीटा सेल्स होती हैं या बीटा कोशिकाएं होती हैं वही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। लेकिन जो लोग डायबिटीज से ग्रसित होते हैं उनमें इंसुलिन हार्मोन की दरअसल में सिक्रीट मात्रा प्रॉपर नहीं होती या कम मात्रा सिक्रीट होती है, तो इसलिए वो लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। तो मतलब डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के लैक से होने वाली दरअसल में समस्या है या डिसऑर्डर है। अब ध्यान से सुनिए, इंसुलिन दरअसल में हार्मोन है। इसको पेप्टाइड क्यों बोला, ये प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था कि इंसुलिन हार्मोन 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। एक एमिनो एसिड और दूसरे एमिनो एसिड के बीच में लगता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो 51 एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट है तो निश्चित रूप में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड लगेंगे। इसलिए वर्तमान समय में इंसुलिन को हार्मोन ना बोलकर उससे बेहतर वर्ड है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है, जो ज्यादा बेहतर आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंसुलिन क्या है, ऑप्शन में हार्मोन भी हो और पेप्टाइड हार्मोन भी हो, तो याद रखना फ्रेडरिक सेंगर का जवाब या फ्रेडरिक सेंगर का केमिकल कंपोजिशन कि 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है पेप्टाइड हार्मोन। तो ज्यादा राइट आंसर जो होगा, इंसुलिन को हार्मोन ना बोलकर हम बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन। क्लियर ये चीज। तो इंसुलिन की बेसिक सी जानकारी जो है कि इंसुलिन की खोज 3 साइंटिस्टों ने की है, और एक ऑर्गन है पेंक्रियास, उसमें बीटा सेल जो होती हैं उसमें से दरअसल में ये हार्मोन निकलता है, और इसकी यदि कमी हो जाए तो जिस डिसीज से बंदे को सफर करना पड़ेगा उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो आई थिंक इस चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। ध्यान से सुनिए, जो चीज मैंने आपको समझाई ये चीज वो लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है क्योंकि उसमें होते हैं 51 एमिनो एसिड, और ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, इस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर इंसुलिन का सबसे पहले इस व्यक्ति ने बताया था, द नेम इज फ्रेडरिक सेंगर। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, फ्रेडरिक सेंगर ने तो ये भी बताया था कि इंसुलिन हार्मोन के अंदर एक धातु पाई जाती है या इंसुलिन हार्मोन के अंदर एक मेटल पाई जाती है, और उस मेटल का नाम जरा जल्दी से आप मुझे बताइए क्या है। कि इंसुलिन हार्मोन के अंदर जैसे हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, दीज आर ऑल मेटल। जरा जल्दी से बताइए कौन सी धातु पाई जाती है इंसुलिन के अंदर, एग्जैक्टली जिंक। तो ये बात भी फ्रेडरिक सेंगर ने बताई थी जब वो केमिकल कंपोजिशन चेक कर रहे थे इंसुलिन का। क्लियर है चीजें, बिल्कुल सही है, ज्यादातर लोगों के एकदम सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजनाओं में कोई ना कोई योजना आपसे जरूर पूछी जाएगी।
जैसे यहाँ पर जो योजना आपके सामने लिखी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण योजना है। इसमें मेन जो चीज है वो मेरे को समझानी है आपको। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेशेंट हैं उनको कंटिन्यूअस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो रिक्वायरमेंट मेडिसिन है वो कभी रुके ना। जैसे डायबिटीज की मेडिसिन, जैसे एड्स से संबंधित व्यक्ति की मेडिसिन, और सबसे महत्वपूर्ण ज्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जो लंबी चलती हैं, उनकी जो है मेडिसिन कंटिन्यूअस व्यक्ति को मिलती रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काफी कम प्राइस में मिलती रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम को संचालित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाने के लिए क्रेडिट ले रखा है, इसलिए आप इसको राज्य की योजना भी मान सकते हैं। और एमपी में इस योजना की शुरुआत 11 नवंबर से नहीं हुई है, 17 नवंबर से हुई है। यहाँ एक छोटा सा जो मिसप्रिंट है वो 11 नहीं है 17 है, क्योंकि यही है आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। इसलिए दरअसल में मैंने इसको लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण योजना की शुरुआत जो स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना है, एक स्कीम है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 11 नवंबर नहीं है 17 नवंबर 2012 है। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज तो नहीं है कि प्रत्येक रोगी का मतलब है, प्रत्येक वर्ग के रोगी का मतलब है बच्चों को भी, महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी, ये है दरअसल में प्रत्येक वर्ग का मतलब। क्लियर है ये चीज? ऐसे अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ। दरअसल में ये आप याद नहीं करना, लेकिन कम से कम आप सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की 10 स्कीम्स को आप याद करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई योजना आती है उसके साथ उसकी टैग लाइन जरूर जुड़ी होती है। एमपीपीएससी जो है यूनिट 6 में आपका एक टॉपिक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखिए, और यदि आपने उस स्कीम से संबंधित जिसकी टैग लाइन हर साल चेंज होती रहती है, हाँ, तो जो 11 तारीख डेट है वो डेट सही नहीं है, मैंने अभी बोला ना, ठीक है, बिल्कुल ये 11 तारीख डेट सही नहीं है, ये 17 सही है। ध्यान रखना ये चीज, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैं कल लगा रहा था तो मुझे ये चीज मिली, तो ये ध्यान रखना जो चीज। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कोई भी योजना आप पढ़ो तो आप लोग दो ही चीज पढ़ते हो। जैसे लालिमा अभियान किस सन में आया और उसका मेन विषय वस्तु क्या है कि एनीमिया से बचने के लिए, नहीं, आपको पूरे नंबर पीएससी योजनाओं में तभी देगा जब आपको उस योजना की टैग लाइन भी याद होगी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण जो योजना है उसकी टैग लाइन है कि मध्य प्रदेश शासन की नई सोच, अब नहीं होगा दवाओं का बोझ। ये लिखना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर आप मेंशन कीजिए। और मैं पहले से आपको बता रहा हूं, हेल्थ में 11 मार्क का एक क्वेश्चन आपसे पहले से ही पूछा जाएगा, वो चाहे इस साल पूछे, अगले साल पूछे, या कभी भी पूछे कि सेंट्रल या स्टेट की हेल्थ पॉलिसी या स्कीम्स के बारे में लिखिए। तो आप कम से कम 10 योजनाएं सेंट्रल की और 10 स्टेट की अभी से आप नोट डाउन करके लिख लो, और बेहतर तरीके से उनको ईयर कब शुरू किया गया था, उनका सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन क्या था, उनका मकसद क्या है, ये इस तरीके से आप पहले ही अपना आंसर अपने पास रख लो, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो सीधा 11 मार्कर में पूछा जाएगा। आप 5 या 10 मिनट में इसको लिख के ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर नंबर को गेन कर सकते हो। तो इसलिए प्लीज इस योजना को देने का मेन मकसद यही था दरअसल में, ये आप टैग लाइन जरूर याद रखेंगे प्लीज, है ना, ऐसा, क्योंकि आप अगर अच्छा करोगे तो निश्चित रूप में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यूनिट 6 जो है वो काफी छोटी सी यूनिट है, मात्र 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 4 भी नहीं 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। संक्रामक रोग और रोकथाम, दूसरा जो है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, तीसरा जो है आयुष चिकित्सा पद्धतियां, और फिर उसके बाद चौथा जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं, मतलब स्कीम पढ़नी है, और लास्ट में कुछ संगठन के बारे में पढ़ना है, जैसे WHO हो गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहला टॉपिक है हेल्थ का, उसमें सबसे पहले हमको यही दिखता है, संक्रामक डिसीज, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम्युनिकेबल डिसीज जो है उनको ट्रीट कैसे कर सकते हो आप, ये 3 मार्कर में ये भी पूछ सकता है, या तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कम्युनिकेबल डिसीज कैसे बढ़ती हैं या कैसे फैलती हैं। तो मैंने
दो पॉइंट जो दिए हैं उसमें जो पहला पॉइंट मैंने बताया है, ये बताया कि कम्युनिकेबल डिसीज, ये संक्रामक रोग कैसे बढ़ते हैं या कैसे फैलते हैं या कैसे होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया है ये कि संक्रामक जो डिसीज हैं या कम्युनिकेबल जो डिसीज हैं या जिनको इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं, उनको ट्रीट कैसे करेंगे। तो दरअसल मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है या क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो दिया है कि जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। तो ये है उसका आंसर असल में। इसमें बिल्कुल कहीं पर भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक वही चीज हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो असल महीने में पूछी जाती है। लेकिन मैं और कुछ भी चीजें जो उससे संबंधित होती है मैं बताता चलूंगा। जैसे वर्तमान समय में कम्युनिकेबल डिसीज को समाप्त करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको बेहतर तरीके से लैस कर रही है सारी सुविधाओं के साथ में। तो यदि अब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं जो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो पीएचसी हो, स्टेट हो, है ना, तो वहां पर आपको ये पाउडर मिलेगा जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब चूंकि आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, जरा जल्दी से बताइए ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, क्योंकि मेंस में ये सब बताने की चीजें नहीं है, ये सब प्रीलिम्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो रिस्पेक्टेबल आपके प्री के टीचर होंगे उन्होंने ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई होगी। चलो, अगर नहीं पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है दरअसल में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब भी पानी में डाला जाता है उसे ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में असल में जो क्लोरीन गैस होती है ये दरअसल में बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जब भी आप जलीय स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन बाहर आती है और पानी में जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जो पैथोजन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम्युनिकेबल डिसीज हैजा और डायरिया, ये कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत ही आती हैं। तो निश्चित रूप में जब हैजा और डायरिया जैसी समस्याएं यदि व्यक्ति को आती हैं तो निश्चित रूप में वाटर का लॉस हो जाता है। तो वाटर के लॉस के लिए ORS के पैकेट, जिनको हिंदी में कहते हैं जीवन रक्षक घोल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से ही मिलते हैं। वर्तमान समय में ब्लीचिंग पाउडर जो है उससे बेहतर जो है, जैसे नेपथेलिन की गोलियां वगैरह मिलती ना, आजकल वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए या जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन की गोलियां चल रही हैं। इसी तरह से क्लोरोक्विन की गोलियां भी चल रही हैं। क्लोरोक्विन की गोलियां मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम परजीवी को मारने के लिए दी जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पैरासिटामोल की गोलियां इसलिए दी जाती हैं ताकि आपको बुखार ना चढ़े और साथ ही साथ आपको दर्द ना हो, मतलब एज अ एनाल्जेसिक और एज अ एंटीपायरेटिक ये दी जाती हैं। जबकि दस्त वगैरह के कुछ केस में मेट्रोजिल भी दी जाती हैं। तो ये जो आंसर हुआ ये हुआ बिल्कुल वैज्ञानिक, या इसको बिल्कुल बोलेंगे जो हुआ इथिकल आंसर हुआ। लेकिन इसमें आप बेसिक अगर जोड़ दें तो आप ये चीज याद रखें कि संक्रामक बीमारियां ज्यादातर फैलती हैं गंदे पानी या गंदे वातावरण में मच्छर और मक्खियों के द्वारा। तो यदि आप अपने आस परिवेश को साफ और स्वच्छ रखते हैं तो निश्चित रूप में मच्छर और मक्खी नहीं पनपेंगे, तो मच्छर और मक्खियां जैसी समस्याएं नहीं होंगी। मतलब कहने का है कि आपका परिवेश पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रहेगा। मतलब स्वच्छता को भी स्थान देकर हम कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी से कि संक्रामक डिसीज फैलती हैं क्यों, तो संक्रामक डिसीज क्यों फैलती हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जनरली जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है उसके बाद जैसी बरसात शुरू होती है तो बरसात में पानी गिरता है, पानी जो है वो गड्ढों में भर जाता है, इधर उधर भर जाता है, जिस वजह से पानी गड्ढों में काफी लंबे समय तक रुका रहता है। तो फिर इंसेक्ट, मच्छर और मक्खी अपने अंडे देने शुरू करते हैं। निश्चित रूप में मच्छर और मक्खियों का नंबर भारी तादाद में आता है, और मच्छर और मक्खियों का नंबर भारी तादाद में आता है तो निश्चित रूप में कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड बहुत जल्दी से होती है। तो कम्युनिकेबल डिसीज के स्प्रेड होने में एक सीजन जो है रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, उसका भी योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसी सीजन में जो जल है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। तो निश्चित रूप में डायरिया वगैरह, मोती झरा वगैरह, पीलिया वगैरह, इस तरह की डिसीजेस काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है वर्षा ऋतु में वाटर भी पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है,
जिससे वाटर से रिलेटेड डिसीजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्षा के पानी के कारण मच्छर और मक्खियों का नंबर मतलब इंसेक्ट के नंबर में ग्रोथ होती है, जिससे कम्युनिकेबल डिसीज बड़ी तेजी से स्प्रेड होती है। तो ये है दरअसल में कारण। क्लियर ये चीज इस तरह से। अब आता है एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि संक्रामक, पहला जो चैप्टर है हेल्थ का उसमें है संक्रामक रोग और रोकथाम। जैसे वो रोकथाम वर्ड पे उसकी नजर पड़ेगी तो सबसे पहले उसकी इस चीज पर नजर पड़ेगी। अब मैं जल्दी से आपसे प्री के 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यदि आपने उन दोनों क्वेश्चन को मुझे बता दिया तो निश्चित रूप में आप मेंस के 3 मार्कर इजीली हल कर दोगे। आप मुझे बताओ, एक समस्या आपने कभी पढ़ी होगी टीबी। टीबी को हम हिंदी में कहते हैं तपेदिक यक्ष्मा या राज यक्ष्मा, और दूसरी जो समस्या होती है उसे हम कहते हैं कोढ़। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं निश्चित रूप में, और कोढ़ को बोलते हैं लेप्रोसी। ध्यान से समझेंगे। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए ट्यूबरकुलोसिस को या टीबी को समाप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मच्छर पानी में ही अंडे क्यों देते हैं? सरफेस टेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो प्रोटीन केवल पोल्यूटेड वाटर में ही मिलती है, जिनसे दरअसल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल इसी चीज पे 2 दिन के पहले वाले पेपर पे रिसर्च भी दी गई है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि 2 डिसीज हैं, एक है टीबी, ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एक डिसीज है जिसको हम कहते हैं कोढ़ या लेप्रोसी, ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब ध्यान से सुनिएगा, बस यही है आंसर। ज्यादातर लोग मुझे बता भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। दरअसल में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन दोनों डिसीजेस को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान से। तो आपने सुना होगा डॉट्स थेरेपी, दरअसल में वो टीबी को समाप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डॉट्स प्रणाली के थ्रू टीबी को समाप्त किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को हिस्सा बनाकर, बिल्कुल उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति कोढ़ की समस्या से ग्रसित है, लेप्रोसी की समस्या से ग्रसित है, जिसमें शरीर में व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, इस समस्या को समाप्त करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट 1981 से मतलब 6th 5 ईयर प्लान से या 6वीं पंचवर्षीय योजना से जो इंदिरा गांधी के समय में स्टार्ट हुई थी, तभी से दरअसल में कोढ़ या लेप्रोसी को समाप्त करने के लिए एक प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है जिसको कहते हैं एमडीटी। एमडीटी का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, या हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी ड्रग चिकित्सा। तो याद रखिएगा, ये बहुआयामी ड्रग चिकित्सा जो है ये कुष्ठ रोग को समाप्त करने की दिशा में कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 1981 से शुरू हुआ था। और राजदार जी एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है टीबी को समाप्त करना है 2025 तक, लेकिन WHO ने कहा है कि टीबी भारत से 2030 तक समाप्त हो पाएगा। 2025 इंडियन गवर्नमेंट 2025 तक टीबी को समाप्त करना चाहती है, लेकिन WHO का कहना है कि 2030 में टीबी समाप्त होगी। याद रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे डेटा हैं जो हमको बताता चलूंगा, अब ध्यान रखेंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया डॉट्स थेरेपी, अब ये एमडीटी थेरेपी जो है वो कुष्ठ रोग के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दी गई है। कब से दी गई है? 1981 से दी गई है। किस कार्यकाल में दी गई है? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में दी गई है। क्लियर है? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको डिस्कस करनी थी या बतानी थी, ध्यान से सुनेंगे। दरअसल में लेप्रोसी जो होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए लेप्रोसी डिसीज के बारे में सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन दी थी? लेप्रोसी डिसीज का नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पर पड़ गया है। ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि उसकी जरूरत है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपने डॉक्टर हैंसन का नाम जरूर सुना होगा जब आप लेप्रोसी पढ़ते होगे। दरअसल में डॉक्टर हैंसन वो व्यक्ति है जिसने बताया था कि कोढ़ या लेप्रोसी होने का कारण है आपके ब्लड में माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया का आ जाना। इसलिए दरअसल में लेप्रोसी या कोढ़ का सिनोनिम जो हो गया है डिसीज का, वो डॉक्टर हैंसन डिसीज हो गया है। याद रखिएगा ये चीज। तो डॉक्टर हैंसन वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर लेप्रोसी डिसीज जो है वो बोली जाती है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। दरअसल में कोई भी बैक्टीरियल डिसीज यदि आपको है तो हमेशा उस बैक्टीरियल डिसीज में आपके ब्लड में जो बैक्टीरिया है उसको किल करेगी एंटीबायोटिक मेडिसिन।
तो दरअसल में एमडीटी प्रणाली के तहत जो 3 प्रकार की ये दवाएं दी जाती हैं, इन 3 प्रकार की दवाओं में आप खुद बताइए कि कौन सी वो एंटीबायोटिक है जो लेप्रोसी के केस में माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगी पूरी तरह से। तो वो एंटीबायोटिक दवा है डेप्सोन। और ये हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे कि एमडीटी थेरेपी के अंतर्गत या एमडीटी थेरेपी के तहत डॉट्स थेरेपी टीबी और लेप्रोसी दोनों के लिए है? नहीं बेटा जी, डॉट्स जो है वो किस चीज के लिए है? टीबी के लिए है, जबकि एमडीटी जो है वो लेप्रोसी के लिए है। दरअसल में मैं लेप्रोसी मतलब कोढ़ डिसीज के बारे में बता रहा हूं। लेप्रोसी या कोढ़ से यदि सफर करता है कोई व्यक्ति तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमडीटी पॉलिसी के तहत ये 3 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें एक मेडिसिन है डेप्सोन। यही एंटीबायोटिक की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब लेप्रोसी या कोढ़ के बैक्टीरिया को यही मारेगी। और यही आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, तो याद रखिएगा प्लीज इसको। अब जल्दी से अगर आपको ये चीज याद हो गई तो ये चीज तो और भी आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीबी को किल करने के लिए या टीबी को हराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने 192 से प्रोग्राम संचालित कर दिया था, उसे ही कहते हैं डॉट्स। तो सबसे पहले डॉट्स का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। बताइए डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट है कि डायरेक्टली है? जरा जल्दी से बताइए। डॉट्स का फुल फॉर्म में शुरू वर्ड में डायरेक्ट वर्ड है कि डायरेक्टली है? क्योंकि प्रीलिम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि डायरेक्ट है कि डायरेक्टली है। याद रखिएगा, उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग बिल्कुल नए हैं, ये प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा डायरेक्टली, नॉट डायरेक्ट, डायरेक्टली। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसको शॉर्ट में डॉट्स कहते हैं। तो डॉट्स दरअसल में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। अच्छे से देखिए, इसको कब से स्टार्टअप किया गया था? 1992 से स्टार्टअप किया गया था। अब सवाल पैदा होता है किस डिसीज के पेशेंट को इस थेरेपी के तहत ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो आंसर है जो पर्सन टीबी या तपेदिक डिसीज से ग्रसित होता है, ये चीज। लेकिन अब ध्यान से जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मेरे को खांसी आ रही है, जैसे अभी मैं खांसा, और मेरे को खांसी 2 या 2 से अधिक सप्ताह हो चुके हैं और मैं कंटिन्यू खांस रहा हूं, तो एक व्यक्ति मुझे पकड़ के डॉक्टर के चेंबर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग सुना होगा कि 2 या 2 से अधिक सप्ताह से खांसी है तो सीधे हॉस्पिटल जाएं और बलगम या कफ की जांच कराएं। तो बलगम या कफ की जांच यदि करेगा डॉक्टर तो उसको हम कहते हैं कल्चर टेस्ट। तो याद रखिएगा, जो ये वर्ड मैंने बोला है कि 6 रोग, मतलब टीबी की पहचान के लिए सबसे पहले करते हैं कल्चर टेस्ट। कफ का नमूना लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है ये देखते हैं, और यदि कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आता है, कफ में यदि ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है, तो फिर एक और टेस्ट करते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, मॉन्टुक्स टेस्ट। मॉन्टुक्स टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तब दरअसल में व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, तब उसका इलाज करेंगे। तो दरअसल में डॉट्स प्रणाली के तहत केवल दवाएं बस नहीं देते हैं, टेस्ट भी करते हैं। तो इसमें जो वर्ड लिखा है ना, 6 रोग की पहचान की जाती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो इस आइडेंटिफिकेशन में कल्चर और मॉन्टुक्स टेस्ट दरअसल में डॉट्स का पार्ट होंगे। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी तो आपको पता ही है कि किस डिसीज के अगेंस्ट में दी जाती है, तो टीबी के अगेंस्ट में ये दी जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, वहां 3 प्रकार की दवाएं दे रहे थे हम, डॉट्स में कितने प्रकार की दवाएं देंगे? केवल आपको नाम याद रखना है। आइसोनियाजाइड मतलब 1, एथेम्ब्यूटोल मतलब नंबर 2, रफैम्पिन मतलब नंबर 3। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीबी आपको इसलिए है क्योंकि आपके ब्लड में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अगर हो जाएगा किल, तो आप हो जाओगे टीबी रोग से फ्री। उस बैक्टीरिया को जो चीज मारेगी वो एंटीबायोटिक होगी, और उस एंटीबायोटिक का नाम आपको भूलना नहीं है। उस एंटीबायोटिक की खोज की थी वॉक्समैन ने। उस एंटीबायोटिक की खासियत है कि वो बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट की गई सबसे पहली एंटीबायोटिक है, और उस एंटीबायोटिक का नाम है
स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब आपसे कोई पूछे कि डॉट्स थेरेपी जो है वो मिनिमम उसका कोर्स 6 मंथ ही क्यों रखा गया है, 5 महीने में क्यों नहीं खत्म कर दी जाती, 4 महीने में क्यों नहीं खत्म कर दी जाती, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। दरअसल में टीबी का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको पूरी तरह से किल कर पाती है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन, जिसकी खोज वॉक्समैन ने करी थी। ये प्रॉपर 6 मंथ में ही पूरी तरीके से किल कर पाती है टीबी के बैक्टीरिया को। इसीलिए मिनिमम 6 मंथ तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन कई बार पेशेंट 3 महीने 4 महीने कंटिन्यूअस लेता है डॉट्स प्रणाली के अंतर्गत ये 4 प्रकार की दवाएं। 5वें महीने से जब उसको रिलीफ मिलना शुरू हुआ तो उसने दवा छोड़ दी। इतने में जो बचा हुआ बैक्टीरिया है अभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो मरे नहीं हैं, वो अपनी पोटेंसी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और अगली बार व्यक्ति को जो टीबी देते हैं 2-4 महीने बाद, उसको कहते हैं एमडीआर। फिर एमडीआर के केस में इन दवाओं से भी काम नहीं चलता है। तो इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना कि 6 मंथ में पूरी तरह से डॉट्स प्रणाली के अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के बैक्टीरिया को किल कर पाएगी। इसलिए मिनिमम टाइम पीरियड 6 मंथ ही रखा गया है, लेकिन कुछ केसेस में 1-8 महीने बढ़ा भी दिया जा सकता है। ये भी बहुत अहम है। क्लियर है ये चीज? अच्छा सर, ये सारी ड्रग याद रखना है क्या? नहीं भाई। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ऋचा बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, डॉट्स प्रणाली टीबी में देते हैं, ठीक है, टीबी में कौन सा बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो निश्चित रूप में अगला व्यक्ति आपसे पूछेगा ना, आप टीबी से कैसे फ्री होगे? तो याद रखो कि टीबी के केस में बैक्टीरिया अंदर है तो निश्चित रूप में जो उसको मारेगी वो होगी एंटीबायोटिक। तो आपसे सवाल पूछा जाना एकदम लाजमी है कि कौन सी एंटीबायोटिक, तब आपको बोलना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यदि यही चीज मैं लेप्रोसी के केस में बोलूं कि लेप्रोसी के केस में गवर्नमेंट एमडीटी थेरेपी के थ्रू उपचार कर रही पेशेंट का, कौन सी एंटीबायोटिक दे रही है जिससे कि मर रहा है? दरअसल में लेप्रोसी का बैक्टीरिया, तब आपको कहना है डेप्सोन है वो। मतलब डेप्सोन एंटीबायोटिक है लेप्रोसी के केस में, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है रिस्पॉन्सिबल है टीबी के केस में। ऐसा बोल रहा हूं मैं। क्लियर है ये चीज? बस लास्ट ये देख लीजिए, इसके बाद अपन कल बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। आई थिंक नोट्स आपके पहले से मैंने अपलोड कर दिए हैं, और भी क्वेश्चन उनके इंक्लूड कर दूंगा। अच्छे से देख लीजिए, बस यही समझाना था मुझको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। यदि आपके ब्लड में माइकोबैक्टीरियम लेप्री है तो आप जिस डिसीज से ग्रसित हैं उसका नाम है लेप्रोसी। और लेप्रोसी रोग से यदि आप हो ग्रसित या इन्फेक्शन है आपको लेप्रोसी का, तो इसका मतलब यदि आपको दी जाएगी डेप्सोन, तो ये डेप्सोन जो है एंटीबायोटिक, ये इस बैक्टीरिया को कर देगी किल, तो आप हो जाओगे लेप्रोसी फ्री। उसी तरह से यदि आपके ब्लड में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी का बैक्टीरिया है जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, तो यदि आपको दी जाए ये एंटीबायोटिक, नाम है डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा डिस्ट्रॉय। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है, चाहे डॉट्स थेरेपी आए तो भी आप ये डायग्राम बना सकते हो, और चाहे तो आपको माफी चाहता डॉट्स थेरेपी आए तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, और यदि आपसे पूछा जाए एमडीटी थेरेपी तो आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, जो जनरली टेक्निकल स्टूडेंट बहुत बनाते हैं और नंबर ले जाते हैं, लेकिन अब जो है इस तरह की टेक्निकल चीजें काम नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने 1 या 2 लाइन में आंसर मांगे हैं, तो 1 या 2 लाइन में आपको सारगर्भित आंसर लिखना पड़ेंगे। तो इसलिए आप अपने कंटेंट को लगातार धारदार करते चले, ठीक है? ऐसा ठीक है। चलो आगे कल देखेंगे। अरे भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में, फिर इसी के आधार पर आप लोगों को नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर इस आधार पर हम लोगों को भी जज करते हैं कि फिर टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया क्या। तो फिर इसलिए थोड़ा सा डेप्थ, मैं डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है ही नहीं, मैं तो एक सिंपल सा टीचर हूँ, ठीक है? चलो चलिए, थैंक यू।